करीब 45 साल की एक महिला अपने ऑफिस से घर की तरफ आ रही थी। वही रास्ते में सामने से एक थार कार आ रही थी। जैसे ही महिला की नजर उस थार पर पड़ी, उसे अचानक ऐसा एहसास होने लगा कि वे गाड़ी सीधा उसके ऊपर चढ़ जाएगी, यानी उसकी जान ले लेगी। महिला ने सूझबूझ से काम लिया और तुरंत सड़क से नीचे उतर गई। जैसे ही वो नीचे उतरी, थार मजबूरी में आगे निकल गई। गाड़ी तो आगे बढ़ गई, लेकिन महिला के मन में ये डर बैठ गया कि आज उसकी जान जाते जाते बच गई है। जब वो घर पहुंची तो बेहद डरी और सहमी हुई थी। इसके बाद महिला ने लगभग घर से निकलना ही बंद कर दिया। धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत गया। वे केवल बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलती थी। लेकिन जिस व्यक्ति का मकसद उसका कत्ल करना था, उसने उसे घर से बाहर निकालने के लिए अजीब अजीब तरीके अपनाने शुरू कर दिए। पहले उसके घर का शीशा तोड़ा गया, उसके बाद घर के बाहर नींबू फेंका गया, फिर हरी मिर्च फेंकी गई और तरह तरह के टोटके किए जाने लगे। इसी सिलसिले में एक काले रंग की गुड़िया भी उसके घर पर फेंकी गई। साथ ही काले कपड़े में लिपटा हुआ नारियल, जिसे कलावे से बांधा गया था और उस पर सिंदूर लगाया गया था, वो भी उसके घर में फेंका गया। 27 जून 2026 की यह घटना थी। महिला को इन सब बातों का पूरा सच तो समझ नहीं आया, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। जैसे ही वो घर से बाहर निकली, एक गाड़ी आई और उसने सड़क पर उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में उसकी मौत हो जाती है। शुरुआत में सभी लोगों ने इसे एक सामान्य सड़क हादसा समझा, लेकिन जब पुलिस ने एक एक कड़ी जोड़नी शुरू कर दी तो मामला एक हत्या का निकलता है। इतना ही नहीं, इस हत्या के पीछे जो वजह सामने आई, उसने केवल उस राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश को सदमे में छोड़ दिया। आखिर यह हत्या क्यों हुई, किसने करवाई, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी? आइए आज इस कहानी को विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। 3 जुलाई 2026 की शाम करीब 4:30 बजे के आसपास का समय था। राजस्थान के जयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में लगभग 45 वर्षीय एक महिला आराम से अपने घर की ओर जा रही थी। तभी पीछे से तेज रफ्तार में एक स्कॉर्पियो कार आती दिखाई दी। महिला 60 फीट चौड़ी सड़क के बिल्कुल किनारे अपनी साइड में चल रही थी। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने आकर इतनी जोरदार टक्कर मारी कि महिला फुटबॉल की तरह हवा में उछल गई। वे कई फुट दूर जाकर सड़क पर गिर पड़ी और स्कॉर्पियो बिना रुके तेजी से आगे निकल गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि उसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। सड़क किनारे मजदूरी कर रहे एक पिता और पुत्र ने यह पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखा। डर के मारे दोनों चीखने लगे, क्योंकि उन्होंने मौत को अपनी आंखों से सामने देखा था। उनकी चीखें सुनकर आसपास के लोग मौके पे पहुंच गए। जैसे ही लोग मौके पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि काले रंग की साड़ी पहने एक महिला सड़क पर गंभीर रूप से घायल पड़ी हुई है। कुछ ही क्षणों में उस महिला ने दम तोड़ दिया। लोगों ने जब उसे ध्यान से देखा तो तुरंत पहचान लिया और बोले, अरे ये तो वशिष्ठ साहब की पत्नी है। मृतक की पहचान 45 वर्षीय नीरज शर्मा के रूप में हुई, जो जयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र की रविंद्र नगर कॉलोनी की रहने वाली थी और विजय वशिष्ठ की पत्नी थी। घटना की सूचना तुरंत उनके घर भेजी गई और कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहली नजर में यही स्पष्ट हुआ कि सड़क दुर्घटना में जोरदार टक्कर लगने के कारण महिला की मौत हुई है। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिवार शव को लेकर घर पहुंचा। अंतिम संस्कार के दौरान हर व्यक्ति एक ही बात कर रहा था। चर्चा विजय वशिष्ठ की हो रही थी, जिनकी वर्ष 2025 में ब्रेन हेमरेज के कारण मृत्यु हो गई थी। वे हाई कोर्ट में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। उनके परिवार में पत्नी नीरज शर्मा, लगभग 23 वर्षीय बेटी आरुषि और 16 वर्षीय एक बेटा था, जो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन विजय वशिष्ठ की मृत्यु के बाद मानो इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि अब उनकी पत्नी भी सड़क हादसे में अपनी जान गंवा बैठी। विजय वशिष्ठ की सरकारी नौकरी अनुकंपा के आधार पर उनकी पत्नी नीरज शर्मा को मिल गई थी और वही इस वक्त वो नौकरी कर रही थी, लेकिन अब उनकी भी जान जा चुकी थी। इसी बीच इस महिला के भाई राकेश कुमार शर्मा, उनके दिमाग में पूरा घटना घूम रहा था। पहले उनके जीजा विजय वशिष्ठ की अचानक ब्रेन हेमरेज से मौत और फिर उनकी बहन की सड़क दुर्घटना में मौत। उनके मन में शक गहराता जा रहा था कि कहीं ये दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी हत्या हो सकती है। आखिरकार उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और राजस्थान पुलिस में कार्यरत उनके कुछ मित्रों से संपर्क किया। उन्होंने कहा, देखो, सड़क हादसे की एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ, इस पूरे मामले की एक बार गहराई से जांच करवा दो, मुझे तसल्ली हो जाएगी।
राकेश कुमार शर्मा की इस बात की अपील के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस अधिकारियों ने इस बात को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस उसी स्थान पर पहुंची जहां दुर्घटना हुई थी। वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की गई। सड़क किनारे मजदूरी कर रहे उस पिता और पुत्र से भी बात की गई जिन्होंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी। आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जिस स्कॉर्पियो से टक्कर मारी गई थी उसका नंबर HR51CU1230 था, जो हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नंबर था। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। कुछ दूरी पर लगे कैमरों में देखा गया कि स्कॉर्पियो काफी देर से सड़क किनारे खड़ी थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। यह बात पुलिस के शक को और गहरा कर गई। इसी दौरान पुलिस की नजर एक बाइक पर भी गई जो दुर्घटना के समय वही आसपास मौजूद थी। आमतौर पर सड़क हादसा होने पर लोग रुककर मदद करते हैं, लेकिन इस बाइक सवार ने रुकने के बजाय अपनी रफ्तार और तेज कर दी और वहां से निकल गया। यही बात पुलिस को सबसे ज्यादा खटकने लगी। पुलिस के सामने अब कई सवाल खड़े हो चुके थे। आखिर ये बाइक सवार कौन था? उसने रुककर घायल महिला की मदद क्यों नहीं की? वो इतनी तेजी से वहां से क्यों भागा? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने बाइक और स्कॉर्पियो दोनों की दिशा में जांच आगे बढ़ानी शुरू कर दी। आगे बढ़ने पर पुलिस को एक और बाइक दिखाई दी जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। इसी दौरान जांच करते करते पुलिस प्रताप नगर की चौपाटी तक पहुंची। वहां वही स्कॉर्पियो खड़ी थी जिसने महिला को टक्कर मारी थी। ये देखकर पुलिस का शक और गहरा गया, क्योंकि जिस बाइक को पहले घटना स्थल के पास देखा गया था उसी बाइक पर स्कॉर्पियो में बैठे दो लोग आराम से बैठकर वहां से निकल गए। इसके बाद पुलिस ने एक टीम बनाई और उसे सीधे हरियाणा भेजा गया। वहां पहुंचकर पुलिस स्कॉर्पियो के मालिक तक पहुंची। गाड़ी मालिक से पूछा गया, तुम्हारा स्कॉर्पियो से एक महिला की मौत हुई है, इसके बारे में तुम्हें क्या जानकारी है, जल्दी से बताओ। गाड़ी मालिक ने जवाब दिया कि साहब, मुझे इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे पास हेमंत नाम का एक लड़का आया था, उसने मुझे 36,000 रुपए दिए थे और गाड़ी किराए पर लेकर चला गया था। उसके बाद उसने गाड़ी कहां इस्तेमाल की, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही पुलिस को हेमंत का नाम और मोबाइल नंबर मिला, टीम तुरंत उसके पास पहुंच गई। शुरुआत में हेमंत ने खुद को पूरी तरह अनजान बताया। उसने कहा, साहब, मुझे कुछ भी नहीं पता। आकाश शर्मा ने मुझसे गाड़ी मांगी थी, उसी ने उस दिन गाड़ी चलाई थी और उसके साथ अरविंद नाम का एक लड़का बैठा हुआ था। अब पुलिस ने बिना देर किए आकाश शर्मा और अरविंद दोनों को हिरासत में ले लिया। जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो एक नया नाम यहाँ पे सामने आया और वो था मोहन स्वरूप। मोहन स्वरूप राजस्थान के भरतपुर जिले के सेवर कस्बे का रहने वाला था। ये नाम सामने आते ही पुलिस भी यहाँ पे हैरान रह गई, क्योंकि जिस महिला की मौत हुई थी मोहन स्वरूप उसका सगा जेठ निकलता है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस ने मोहन स्वरूप को भी हिरासत में ले लिया। देखते ही देखते इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर थाने लाया जा चुका था। लेकिन पुलिस की जांच यही नहीं रुकी। पूछताछ के दौरान एक और नाम सामने आया, 23 वर्षीय आरुषि, जो कि इस महिला जिसकी मौत हो चुकी थी नीरज शर्मा, उसकी अपनी खुद की सगी बेटी थी। अब पुलिस आरुषि के घर पहुंची। उस समय वो सदमे में दिखाई दे रही थी। 1 साल पहले उसके पिता की मौत हो चुकी थी और अब उसकी मां भी इस दुनिया में नहीं रही थी। पुलिस ने उससे कहा, बेटा, बड़े साहब ने आपको बुलाया है, आपको थाने चलना होगा। इतना सुनते ही आरुषि नाराज हो गई। उसने कहा, आप जानते भी नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैं कानून की छात्रा हूँ, लॉ पढ़ रही हूँ। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मेरी माँ की अभी अभी मौत हुई है और आप मुझे थाने बुला रहे हैं। जो भी काम है यही कर लीजिए, मैं थाने नहीं जाऊंगी। लेकिन पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। अधिकारियों ने शांत स्वर में कहा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी है, कुछ दस्तावेजों पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। आगे चलकर ये कागज आपके काम भी आ सकती है। आपके पिता की नौकरी आपको माँ को मिली थी और आगे चलकर आपकी माँ की नौकरी आपको भी मिल सकती है, इसलिए आपको थाने चलना जरूरी है। जैसे ही आरुषि ने ये बात सुनी, वो तुरंत तैयार हो गई और पुलिस के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। थाने पहुंचने पर उसे आराम से बैठाया गया, पानी दिया गया और पूछा गया कि क्या वो चाय पीना चाहेगी। उसने लेकिन मना कर दिया। कुछ देर तक सामान्य बातचीत होती रही, जिससे उसे लगे कि शायद केवल औपचारिक पूछताछ के लिए ही उसे बुलाया गया है। लेकिन तभी पुलिस ने अचानक उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। अधिकारी ने कहा, बेटा, एक बात बताओ, तुमने अपनी माँ की हत्या क्यों करवाई? इसके पीछे की वजह क्या थी? ये सवाल सुनते ही आरुषि का चेहरा बदल गया। वे अचानक गुस्से में आ गई और पुलिस से ऊंची आवाज में बातें करने लगी। तभी पुलिस ने कहा, अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे खेल का पर्दाफाश हो चुका है।
तुम्हारे ताऊ मोहन स्वरूप लॉकअप में है, जाकर देख सकती हो। जैसे ही आरुषि ने लॉकअप में अपने ताऊ मोहन स्वरूप को देखा, उसके चेहरों के होश उड़ गए। उसने वहीं आकाश शर्मा को भी देखा जो स्कॉर्पियो चला रहा था। उसके बाद अरविंद भी वहीं मौजूद था जो घटना के समय गाड़ी में बैठा हुआ था। वहीं रोहित भी था जो बाइक पर रेकी कर रहा था। मोहित शर्मा भी पुलिस की अब गिरफ्त में था जो दूसरी बाइक पर मौजूद था। इसके अलावा हेमंत शर्मा भी हिरासत में था जिसने स्कॉर्पियो का इंतजाम किया था। अब तक पुलिस लगभग सारी कड़ियां जोड़ चुकी थी। बस एक बात जानना बाकी था कि आखिर इस पूरी साजिश के पीछे असली वजह क्या थी। अब जब पुलिस ने सख्ती बरती तब लड़की ने, यानी कि महिला की जो बेटी थी आरुषि, उसने कहना शुरू कर दिया। उसने कहा, साहब, पिछले साल मेरे पिता का ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया था। उसी समय मैं अपनी माँ के पास गई और उनसे हाथ जोड़कर कही थी कि पिता की सरकारी नौकरी मुझे मिल जानी चाहिए। उस समय आरुषि की उम्र लगभग 23 साल के आसपास थी। उसकी माँ नीरज शर्मा ने पहले तो कहा, अगर तू नौकरी करना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। माँ की यह बात सुनकर आरुषि खुश हो गई। लेकिन कुछ ही दिन बाद ये बात रिश्तेदारों तक पहुंच गई। तब परिवार के लोगों ने नीरज शर्मा को समझाया कि उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत तेज है, उसे वकालत पूरी करने दो, आगे चलकर वे जज भी बन सकती है। लेकिन अगर अभी उसे नौकरी मिल गई तो बाद में उसकी शादी हो जाएगी और वे अपने ससुराल चली जाएगी। दूसरी तरफ उनका 16 साल का बेटा मानसिक रूप से कमजोर था, जिसकी देखभाल और इलाज की जिम्मेदारी नीरज शर्मा पर ही थी। ऐसे में यदि सरकारी नौकरी माँ खुद कर ले तो भविष्य अधिक सुरक्षित रहेगा। रिश्तेदारों की बातों से प्रभावित होकर नीरज शर्मा ने अपना फैसला बदल लिया। उन्होंने तय किया कि पति की सरकारी नौकरी वे स्वयं लेगी, बेटी को नहीं देगी। उसके बाद उन्हें अनुकंपा नियुक्ति पर सरकारी नौकरी मिल जाती है। इसी नाराजगी के चलते आरुषि अपने पुराने घर कल्याण नगर 3rd में जाकर रहने लगती है। ये वही मकान था जो पहले उसके पिता विजय वशिष्ठ का था और बाद में उसकी माँ के नाम हो चुका था। उसी घर में उसके ताऊ का बेटा बलराम भी रहने लगा। समय बीतने के बाद आरुषि के मन में अपने माँ के प्रति गुस्सा और नफरत बढ़ने लगी। जून 2026 में एक दिन उसने बलराम से कहा, तुम्हें पता है भरतपुर रोड पर हमारी 5 बीघा जमीन है, आज उसकी कीमत करोड़ रुपए है। बलराम ने कहा, दीदी ये तो मुझे पता है। फिर आरुषि बोलती है, अगर ये 5 बीघा जमीन तुम्हारी नाम हो जाए तो तुम भी करोड़पति बन सकते हो। बलराम ने अब हैरानी से पूछा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तब आरुषि ने कहा, सिर्फ यही नहीं, जिस घर में हम रह रहे हैं उसकी कीमत भी करीब 2 करोड़ रुपए है। रविंद्र नगर वाला घर भी करोड़ों का है। कुल मिलाकर करोड़ों की संपत्ति है। अगर एक काम हो जाए तो ये सब कुछ हमारे पास आ सकता है। बलराम ने पूछा, दीदी आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तब आरुषि ने जवाब दिया, माँ को रास्ते से हटाना होगा। माँ की सरकारी नौकरी मुझे मिल जाएगी, दोनों मकान भी मेरे हो जाएंगे और 5 बीघा जमीन तुम्हारे हिस्से में आ सकती है। ये बात सुनते ही बलराम के मन में लालच जाग गया। वे तुरंत अपने पिता मोहन स्वरूप के पास पहुंचा और पूरी योजना बता दी। इसके बाद मोहन स्वरूप भरतपुर गया और हेमंत नाम के युवक से मिला। उसने उससे कहा, एक काम करना है, मेरे छोटे भाई की पत्नी नीरज शर्मा को रास्ते से हटाना है। हेमंत ने कहा, काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 7 लाख रुपए लगेंगे। मोहन स्वरूप इस रकम के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद पूरी योजना बनाई जाती है। 2 बाइक रेकी के लिए रखी गई, स्कॉर्पियो और थार जैसी गाड़ियों का इंतजाम किया गया। अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई और पूरी टीम तैयार कर दी गई। जून 2026 से ही नीरज शर्मा की हर गतिविधि पर नजर रखी जाने लगी। सबसे पहले थार गाड़ी से उसे टक्कर मारने की कोशिश की गई, लेकिन ठीक उसी समय अचानक एक दूसरी गाड़ी बीच में आ जाती है। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद आरोपियों ने अपनी योजना बदल दी। इधर इस घटना के बाद नीरज शर्मा इतनी डर गई थी कि उसने घर से बाहर निकलना ही लगभग बंद कर दिया और यही कारण था कि उसे बाहर निकालने के लिए तरह तरह के टोटके का सहारा लिया गया। कभी उसके घर पर नींबू फेंका जाता, कभी हरी मिर्च, कभी काली गुड़िया, कभी काले कपड़े में लिपटा नारियल। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वे डर कर या मजबूरी में घर से बाहर निकले। हालांकि नीरज शर्मा रोज बाहर नहीं निकलती थी। वे केवल एक ही काम के लिए नियमित रूप से घर से निकलती थी। शाम के समय पर वे अपने मानसिक रूप से कमजोर बेटे को फिजियोथेरेपी के लिए लेकर जाया करती थी और फिर उसे वापस घर लेके लौटती थी। आरोपियों ने इसी दिनचर्या को अपना सबसे बड़ा मौका बना लिया। 3 जुलाई 2026 की शाम करीब 4:30 बजे वे अपने बेटे को फिजियोथेरेपी के लिए छोड़कर वापस घर लौट रही थी। तभी पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने स्कॉर्पियो से उन्हें तेज रफ्तार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पहली नजर में हर किसी को ये एक साधारण दुर्घटना लगी,
लेकिन पुलिस ने जब एक एक कड़ी जोड़नी शुरू कर दी तो सामने आया कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि पूरी तरह से सोची समझी हत्या थी। जांच के दौरान पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि इस पूरी साजिश के पीछे सरकारी नौकरी और करोड़ों रुपए की संपत्ति सबसे बड़ी वजह थी। लेकिन इस मामले में जिस बात ने सबसे ज्यादा लोगों को हैरान किया वो एक बेटी पर लगा आरोप था। लोगों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि जिस मां ने 9 महीने तक अपनी बेटी को गर्भ में रखा, उसे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया, उसी मां की हत्या की साजिश उसकी अपनी खुद की सगी बेटी ने कर रखा था। परिवार के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। जमीन की कीमत ही लगभग 14 करोड़ रुपए की आसपास बताई जा रही थी। अगर आरुषि अपने करियर को लेकर गंभीर होती तो वे संपत्ति का उपयोग करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती थी, कोई बड़ा व्यवसाय शुरू कर सकती थी या अपनी पसंद का कोई रास्ता चुन सकती थी। लेकिन उसने वो रास्ता चुना जिसने आज उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आज भी वो जमीन वही है जहां पहले थी, मकान भी वही है, संपत्ति कहीं नहीं गई। लेकिन जिन लोगों ने लालच में आकर हत्या जैसी साजिश रची, उन्हें अपनी बाकी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे बितानी पड़ सकती है। आप सभी अपना यहाँ पे ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।